For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन में रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है और क्या उसका एंड पॉइंट है, और क्या चीज़ें हैं जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में हमारी मदद करती हैं और क्यों ज़रूरी होता है, ये क्या ज़रूरत है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो मालूम होनी चाहिए वो क्या है। एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलना है आपको, और अगर होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में। खास बात ये, हमारे अंदर ये दोनों होते हैं। ह्यूमन बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी देखा जाता है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो डोमिनेंट फेज में है, जो मेनली देखा जाता है वो कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसके रिजल्ट में एक मैसिव क्वांटिटी एनर्जी के तौर पर आप देखते हैं या मैसिव फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारी बॉडी में ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमन बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन थोड़े ना होता है। लेकिन ये सही नहीं है, ह्यूमन बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। एनारोबिक का मैं पहले आपको मीनिंग क्लियर कर देता हूं। जनरल तो हम ये सुनते हैं कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बात ठीक भी है काफी हद तक, लेकिन यहां पर लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जब बहुत कम होती है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम वो केस सुनते हैं, वो एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि भाई हाँ, हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति विग्रस एक्सरसाइज करता है, हैवी वर्कआउट करता है, तो उस समय आपने नोटिस किया होगा हमारी मसल्स में, बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, शोल्डर में, थाई में, बैक मसल्स, ये जितने भी कुछ इस तरह के पार्ट होते हैं जहां पर मस्कुलर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, तो विग्रस एक्सरसाइज करने के दौरान या ज़्यादा वर्कआउट करने के दौरान हमारी मसल्स पेन फील करती है, हमारी बॉडी में दर्द होने लगता है। ये दर्द होना इंडिकेशन होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का। किसका इंडिकेशन देता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का। और ये कब होता है, किस स्थिति में हुआ, जिस समय हम पूरा फोकस कर रहे थे वर्कआउट करने पर, तो हमारी बॉडी के द्वारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो कितना होता है, वैसे 15 to 18 पर मिनट नॉर्मली। लेकिन जब हमारा ध्यान था कहां पर, वर्कआउट करने में, तो ये रेस्पिरेशन रेट घट जाता है और घटकर कितने पर पहुंच जाता है, 3 से 4। ठीक है, 3 से 4 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं उस समय। तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी की मसल्स की सेल के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो बहुत कम हो जाती है। और जब हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होती है लेकिन मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो ऐसे में ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूटता है, ये नॉर्मल है। लेकिन पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना चाहिए, पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना चाहिए। नॉर्मल प्रोसेस के दौरान ऐसा होता भी है, जिस समय ऑक्सीजन का लेवल अच्छा खासा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन विग्रस एक्सरसाइज के दौरान एक कंडीशन बनी जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाता है,
बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया से वापस से होकर बाहर साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। क्लियर हुआ? तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं, कुछ स्थिति ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको एक अभी एग्जांपल के तौर पर बताया, जब हमारी बॉडी में क्या चलता है, एनारोबिक प्रोसेस, नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक प्रोसेस। इसीलिए रिलैक्स कंडीशन में वर्कआउट करना चाहिए, या कोई भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं कुछ भी हैवी, तो ऐसे काम के दौरान भी आपको रिलैक्स रहना होता है ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बेस्ट बना रहे। ठीक है? और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बेस्ट लेवल पर बना रहेगा, एक अच्छी क्वांटिटी में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन रहेगी, तो आपकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। क्लियर? तो याद रखिएगा, ह्यूमन में एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेस होते हैं, लेकिन डोमिनेंट फेज किसकी होती है, एरोबिक प्रोसेस की, और कुछ कंडीशन के दौरान एनारोबिक प्रोसेस भी चलता है। क्लियर हुआ? ये जो मैंने नीचे पॉइंट लिखा है, ये क्या है, रेस्पायरेशन रेट। क्या होता है ये, रेस्पायरेशन रेट। अब हमें डिस्कस करना है, दो अलग से टॉपिक हैं आपके, ये भी काफी कंफ्यूज करते हैं। रेस्पायरेशन और एक दूसरा नाम आता है ब्रीथिंग। रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। देखिए, रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। पहले तो हम इसको जनरल समझते हैं एक बार कि क्या होता है रेस्पायरेशन और क्या होता है ब्रीथिंग प्रोसेस। हमने सांस लिया, सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल इजी। हमने सांस लिया, इंस्पायरेशन, उसको यूज किया सेल तक पहुंचाकर, सेल ने जो प्रोसेस चलाने थे, मेटाबॉलिक प्रोसेस वगैरह सब कंप्लीट हुए, और रिजल्ट में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ब्लड वेसल्स के जरिए, वेन्स के जरिए वापस से लंग्स में पहुंचती है, और ये हमारा फिर लंग्स के जरिए एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। तो हमारा जो प्रोसेस है ब्रीथिंग, हमारा जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग क्या बताता है हमें कि भाई ब्रीथिंग जो प्रोसेस है वो दो स्टेज में कंप्लीट होता है। नंबर फर्स्ट इंस्पायरेशन और सेकंड एक्सपायरेशन। ठीक है? तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, लंग्स के लेवल पर चलता है। ठीक है? आपने सांस लिया, लंग्स तक एयर पहुंच चुकी है, आगे क्या हुआ कोई मतलब नहीं है। ठीक? आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है लंग्स तक। तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई ह्यूमन इंस्पायरेशन करता है और एयर नॉस्ट्रिल के जरिए नेजल कैविटी में पहुंचती है, नेजल कैविटी के बाद वो एंटर करती है विंड पाइप में, ट्रैकिया में, है ना। ट्रैकिया के बाद फिर वो ब्रोंकाई में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और लास्ट फिर एल्वियोलाई में वो एयर फिल हो जाती है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंस्पायरेशन, इनहेलेशन। फिर वहां पर उस लंग्स में एयर फिल हो चुकी है, किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। ये एल्वियोलाई क्या होती है, इसको आप एयर सैक भी कह सकते हैं। दो लंग्स होते हैं हमारे पास, दोनों लंग्स को मिलाकर आप 300 अप्रॉक्स में, मिलियंस में, है ना, अप्रॉक्स 300 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती हैं। 300 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती हैं और दोनों लंग्स को मिलाकर, तो इन एल्वियोलाई में वो एयर फिल हो जाती है। ठीक? तो ये आपका इंस्पायरेशन प्रोसेस हुआ। एक्सपायरेशन में क्या होगा, ये एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएंगी और इसके जरिए फिर वापस से रिवर्स प्रोसेस चलेगा, वही सेम, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर हमारा ट्रैकिया वाला पार्ट, फिर नेजल कैविटी, फिर नॉस्ट्रल, फिर नेजल कैविटी और नॉस्ट्रल के जरिए बाहर निकलती है, जो भी एक्सलेशन कर रहे हैं हम, मतलब फॉल एयर जिसको बोला जाता है। ठीक है? तो क्लियर हुआ आपको? तो ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस होता है ब्रीथिंग, फिजिकल। तो फिजिकल प्रोसेस कहा जाता है ब्रीथिंग को
इसका अगर आप कंपैरिजन करते हैं रेस्पायरेशन के साथ, रेस्पायरेशन में जिक्र आता है कि आपने एयर का इंटेक किया, वो लंग्स तक पहुंची है, लंग्स के आगे ब्लड मदद करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, मालूम है आपको, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा एयर में से, एयर को नहीं, ध्यान से समझिएगा इसको, एल्वियोलाई के अंदर एयर आ चुकी है, उस एयर में से, आप ये मानिए मिक्सचर है गैसेस का, उस पूरे मिक्सचर में से सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को खींचता है कौन? हीमोग्लोबिन। उसकी बॉन्डिंग होती है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और उन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेगा हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, और लेकर कहां तक पहुंचेगा? ब्लड वेसल्स के जरिए, मेनली आर्टरीज के जरिए हमारी सेल्स तक, सेल्स में जाकर फिर वो ऑक्सीजन को ड्रॉप कर देता है। अब वो सोचता है भाई खाली जा रहा हूं, क्या करना, चलो CO2 को ले लेते हैं। तो O2 इस्तेमाल होती है सेल के अंदर, और उसके बेस पे जो CO2 प्रोड्यूस होती है, उस CO2 को फिर वेन्स के जरिए वापस से एल्वियोलाई में डाला जाता है, और फिर ये एल्वियोलाई रिवर्स प्रोसेस के जरिए फिर नोस्ट्रल से बाहर कर देती हैं। ये हमारा एक रिवर्स प्रोसेस हुआ। तो रेस्पायरेशन क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये इसका जस्ट अपोजिट बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस होता है ये, ध्यान रखिएगा। बायोकेमिकल नाम क्यों दिया गया इसको? क्योंकि यहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यहां पर हमने लंग्स के लेवल पर बात खत्म कर दी है, और यहां हम सेल के लेवल पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। दूसरे डिफरेंस में बल्कि आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, एट लेवल ऑफ लंग्स। एट सेल्यूलर लेवल। नंबर थर्ड, सेकंड तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये लंग्स के लेवल पर होता है और ये सेल के लेवल पर होता है। यहां पर एनर्जी प्रोडक्शन का जिक्र नहीं आता है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी production of energy not takes place, production of एनर्जी, यहां पर आप एनर्जी प्रोडक्शन का जिक्र करते हैं और यहां पर कोई एनर्जी प्रोडक्शन का जिक्र नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये लंग्स के लेवल पर ही ओवरकम हो चुका है। तो याद रखिएगा कि रेस्पायरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, और ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग लंग्स के लेवल पर चलता है और ये सेल के लेवल पर एक्सप्लेन किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यहां पर देखने को मिलेगा आपको, और यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं लिया जाता है। नंबर 4 पर आप बता सकते हैं, there is a oxidation of food। यहां पर क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है। There is intake of fresh air and expel fall air, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस थे ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में। एक बार फिर से क्लियर करते हैं इसको। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है। देखिए, आप जनरल भी वैसे समझ सकते हैं कि आपने गहरा सांस लिया, ठीक है, तो जब हम गहरा सांस लेते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, तो चेस्ट कैविटी के अंदर एयर फिल हो जाती है। चेस्ट कैविटी में कहां पर फिल हो जाती है भाई? रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात आ रही है, इसका मतलब लंग्स का जिक्र आ रहा है। कितने लंग्स होते हैं? 3, 4, 5, 6, कितने? सिर्फ 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में जो 2 लंग्स होते हैं, जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो लंग्स के अंदर
छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो करीब कितनी हो सकती हैं दोनों लंग्स को मिलाकर, अप टू 300 मिलियंस। ठीक है, तो 300 मिलियन अप्रॉक्स में एल्वियोलाई पाई जाती हैं लंग्स में। तो जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो वो एयर कहां पर फिल हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं बोला मैंने, है ना, वो एयर कहां फिल हो जाती है, लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर। और जो एल्वियोलाई होती हैं, जिसको हम लंग्स की यूनिट भी बोलते हैं, तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये क्वालिटी होती है उनकी। कॉन्ट्रैक्शन मींस सिकुड़ना और रिलैक्सेशन मींस एक्सपेंड होना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रीथिंग। क्या बोलेंगे हम इसको, ब्रीथिंग, जो लंग्स के लेवल पर एक्सप्लेन किया जाता है। इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट में डाला एट लेवल ऑफ लंग्स। क्लियर। दूसरी खास बात, यहां पर कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता है। आपने सांस लिया, फेफड़ों में हमारे सांस भर गया है, एयर फिल हो चुकी है, बात खत्म। आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसका जिक्र नहीं किया जाता, किसमें, ब्रीथिंग में। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे आप, तो ये क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि सेल के लेवल पर एक्सप्लेन होता है ना। सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो यहां पर जिक्र करने होते हैं कि भाई किस तरीके से कैसे यहां पर फूड का ऑक्सीडेशन हो पाया। तो देयर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। लेकिन यहां पर क्या बताया जाता है, देयर इज इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सपेल ऑफ फॉल एयर। ठीक है, तो ये बेसिक से डिफरेंस है जो हमें मालूम होनी चाहिए। साइड में हमने क्या लिखा हुआ है, एरोबिक और एनारोबिक। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे अंदर दोनों होते हैं, लेकिन एनारोबिक जो प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के दौरान देखा जाता है। ठीक है, जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि घर में कोई शिफ्टिंग होनी है, कोई बेड वगैरह टाइप से आपको डिस्प्लेस करना था, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह डालना था, तो पेरेंट्स इस काम को करने वाले थे, लेकिन आप वहीं पे खड़े हुए थे। कई बार जैसे बच्चे हेल्प करते भी हैं, आप सब अच्छे बच्चे हैं वैसे भी, तो क्या होता है ना कि आपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं आप साइड हो जाइए, हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, हम इस बेड को शिफ्ट कर देते हैं एक से दूसरे रूम की तरफ या फिर किसी और पोजीशन पर। तो आपने जोश जोश में शुरू में पावर लगाई, आपने बेड को ऐसे पुश करना स्टार्ट किया, तो थोड़ा बहुत तो आप डिस्प्लेस कर देते हैं उसको, थोड़ा बहुत तो शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जिस समय आप ये वर्क कर रहे थे, ये एक वर्कआउट था, तो आपका जो फोकस था सारा कहां पर था, हमारे किस पर, बेड को शिफ्ट करने पर। तो इस दौरान क्या होता है, जो जनरल बात है वैसे, इस दौरान क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेशन रेट डाउन हो जाता है। ठीक है, हमारा रेस्पिरेशन रेट डाउन हो जाता है, इससे कम हो जाता है। और अगर रेस्पिरेशन रेट डाउन हुआ तो आप सोचिए, बॉडी की मसल्स की सेल्स में ऑक्सीजन का नंबर डाउन हो गया है, इसका मतलब क्या ऑक्सीडेशन हो पाएगा फूड का, नहीं हो पाएगा ना। तो आपकी सेल के अंदर जो ग्लूकोज था, क्या वो एनर्जी मींस एटीपी में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज चेंज होता है नॉर्मल प्रोसेसर में पायरुवेट के अंदर, तो पायरुवेट क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और जाता है कहां पर, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहां जाके देखता है, खुश हो जाता है कि हाँ भाई बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, चलो चलो पार्टी करते हैं, मींस एटीपी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है, जिस समय आप ये वर्क कर रहे थे उस समय आपकी बॉडी की मसल्स की सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया था वहां पर ओ मींस O2 मॉलिक्यूल्स डाउन हो गए हैं। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बोलना है, O2 मॉलिक्यूल्स मींस ऑक्सीजन गैस। तो ये जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन हो गया है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोएंजाइम A मींस आप डायरेक्ट पायरुवेट भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो एसिटाइल कोएंजाइम A दुखी हो जाएगा क्योंकि उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं मिले, तो वो आगे का प्रोसेस नहीं चलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से सीधा बाहर की साइड रास्ता लेता है और साइटोप्लाज्म में आकर कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। फिर आप बोलते हैं कि हाँ भाई, पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई हम थक गए हैं, फैल जाते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं कहीं पर भी, है ना, पानी वानी पियेंगे, रिलैक्स होंगे। तो जिस समय आप रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं, जिस समय आप रिलैक्स कर रहे हैं अपने शरीर को, तो उस दौरान आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल फिर दोबारा से एक मेंटेन होने लगता है, एक लेवल पर पहुंच जाता है। और जब ऐसा होता है तो आपकी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड बना था वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरुवेट में, और वो फिर से कोशिश करेगा एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होकर वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की। वहां देखेगा अरे वाह O2 मॉलिक्यूल्स आ गए, फिर से एटीपी बनाएगा। हालांकि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि मेनली तो हमारा एरोबिक होता है, बाकी कुछ कंडीशन के दौरान आप उसको एनारोबिक भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी का जो बेसिक राउंड था वो क्लियर हो गया है। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, एरोबिक क्या है और एनारोबिक क्या है। साथ में हमने देखा कि 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और दोनों लंग्स को मिलाकर कितनी एल्वियोलाई पाई जाती हैं, अप टू 300 मिलियंस।
300 मिलियन हमारे पास एल्वियोलाई देखी जाती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो है डायग्राम बनाने का। हम एक डायग्राम बनाएंगे, कोशिश करेंगे सिंपल से सिंपल डायग्राम और पूरा प्रोसेस जिसके जरिए क्लियर हो सके, है ना। तो हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है और साथ में हमें ट्रैक समझना है कि कहां कहां से जो एयर है वो पास आउट होती है जब हम नॉस्ट्रल के जरिए इनटेक करते हैं, तो कैसे हमारे लंग्स की एल्वियोलाई तक वो पहुंच पाती है। ठीक है, उसके बाद हम एक अलग से छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिसके जरिए हम ये समझा पाएंगे आप लोगों को कि भाई ठीक है, लंग्स के एल्वियोलाई तक एयर पहुंच चुकी है, ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, ठीक है ना। हालांकि एयर भी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो वहां से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ब्लड के जरिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं वैसे उसको, तो हीमोग्लोबिन के जरिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन कैसे हमारी सेल तक पहुंचती है। देखिए, अब हम सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर हम काफ़ी आसानी से प्रोसेस को समझ पाएंगे कि ह्यूमन बॉडी में कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन से स्टेप के जरिए वो पास आउट होती हैं, जो गैसेज हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए हैं क्योंकि फिर एक डायग्राम से ना क्लियरिटी नहीं होती है, पर एक्चुअल में क्या होता है कि ये डायग्राम इसके ऊपर है, वो थोड़ा आपको शेप
देखकर आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरीके से है, ठीक है ना। अब इसमें हम इसको लेबल कर लेते हैं थोड़ा ध्यान से। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, एपिग्लोटिस, बैकबोन, ऑरल कैविटी। क्लियर। ये जो पूरा चैम्बर होता है इसको क्या बोलते हैं हम? ऑरल कैविटी। ये जो अपर पार्ट है ये क्या होता है? नेजल कैविटी। इसको आप नेजोफेरिंग्स, कॉर्नर जो स्ट्रक्चर होती है इसको आप नेजोफेरिंग्स भी लिख सकते हैं। ये नॉस्ट्रल होते हैं। नॉस्ट्रल। क्लियर। ये एपिग्लोटिस है। इसको आप बोलेंगे व्यूला। यू साइलेंट होता है इसके अंदर। व्यूला। नॉस्ट्रल हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर ना दो पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक फ्रंट वाला है और एक जस्ट उसके पीछे है। या फिर आप समझने के लिए या ध्यान रहे जिससे कि आपको जो बैकबोन की तरफ होता है पीछे की तरफ, देखिए आप इस तरह से देखिए साइड व्यू में जो पीछे की तरफ है ना। तो दो पाइप है हमारे नेक रीजन में, एक आगे की तरफ और एक इसके जस्ट पीछे की तरफ। पीछे मतलब नहीं कि बिल्कुल बाहर निकल गया है। आगे वाला जो पाइप होता है वो हमारा क्या होता है? विंड पाइप होता है। जस्ट इसके पीछे होता है फूड पाइप। ये मैंने इसे मार्क कर दिया यहां पर। विंड पाइप, फूड पाइप। क्लियर। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको मालूम होनी चाहिए। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? टंग। इसको हम यहां पर लिख सकते हैं वैसे, चलिए इधर लिख देते हैं इसको, कोई बात नहीं। ठीक है। ये हमारे पास टंग है और ऑरल कैविटी है। ये पूरा जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑरल कैविटी। ये नेक रीजन है, इस तरीके से शेप दी जाती है। अब यहां पर ये जो डायग्राम अलग से बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको ट्रैकिया मतलब विंड पाइप और आगे जो डिवीजन होते हैं जो ब्रांचेस वगैरह है वो समझ में आ सके। ठीक है। इसमें आप है ना दो लंग्स होते हैं हमारे पास। किसी भी एक स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखा सकते हैं, मींस उसमें अंदर क्या डिवीजन हो रहे हैं, एल्वियोलाई किस तरह से प्रेजेंट हैं, ये सब चीजें जरूरी नहीं है आप दोनों लंग्स में दिखाएं उसको, है ना। तो हम इसको इधर वाले डायग्राम में शो कर लेते हैं।
ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, पर लेकिन हम थोड़ा सा उसको कम करके बनाएंगे जिससे कि डायग्राम क्लियर रहे, उसमें कंफ्यूजन ना हो। ये जो सर्कल्स बनाए जा रहे हैं वो आप समझ गए होंगे वैसे तो, यही है एल्वियोलाई। सिंपल अगर आपको नाम लिखना है तो आप इसमें एयर सैक भी लिख सकते हैं, एयर सैक। इस तरह से आप बना दीजिएगा तो थोड़ा सा एक बंच सा लगेगा, जैसे होता है ना ट्री में आपने देखा होगा कि एक स्ट्रेट डक टाइप से है, एक ब्रांच है, फर्दर डिवीजन हुआ, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। नेक्स्ट जो डिवीजन होता है उसको सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर एल्वियोलर डक्ट होती हैं, फाइन ट्यूब्स होती हैं, और लास्ट में ये जो सर्कल्स दिखाए जा रहे हैं इनको हम बोलते हैं एयर सैक। लेबल कर लेते हैं इसको भी। इसको हम यहां लिख लेते हैं, चलिए। ट्रैकिया, ये पूरा ही इस तरह से ट्रैकिया होता है। इसको लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। इसका नाम तो आपको मालूम है, लंग्स, ठीक है। ब्रोंकाई, अब देखिए जैसे यहां पर डिवीजन हो रहा है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर फाइन डक्ट होती हैं, और लास्ट में हमारे पास ये नाम आता है किसका, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई, टर्शरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। जो टर्शरी वाली हैं यहां पर आप मार्क कर दीजिए, और जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं उसमें आप इस तरीके से मार्क कर दीजिएगा, और जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, जो पहला डिवीजन होता है, यहां पर इस तरीके से दिखाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास डिवीजन था। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये लंग्स जो है थोड़ा छोटा है, ये जो लंग्स की स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा बड़ी बनाई गई है, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ सा रहता है ना, कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहता है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड रहता है। इसका हालांकि रीजन है, ऐसा नहीं लाइन सीधी नहीं बनाई गई है, ठीक है। यहां पर इसको लाइन को थोड़ा सा बैंड दिया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे हार्ट की लोकेशन होती है, ह्यूमन हार्ट की जो लोकेशन होती है वो जस्ट सेंटर नहीं है, ठीक है। हमारा जो हार्ट लोकेटेड होता है चेस्ट कैविटी में, तो वो जस्ट सेंटर में नहीं होता है। स्टर्नम, चेस्ट बोन को बोलते हैं, स्टर्नम के जस्ट पीछे से हल्का सा लेफ्ट, बहुत मामूली सा लेफ्ट साइड में, ये हार्ट की लोकेशन होती है। अब देखिए, ये हमारे पास सेंट्रल लाइन चल रही है, सेंट्रल एक्सिस है, इसके सेंटर से हल्का सा यहां पर ये पोजीशन होती है ह्यूमन हार्ट की। यही रीजन है कि जो लेफ्ट साइड वाला लंग्स होता है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन फेज में दिखाई पड़ता है हमें, जिसका रीजन आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहां पर आपको एक लेयर और दिखानी होती है, मैं उसको चलिए बना देता हूं एक बार।
कुछ इस तरीके से। ये जो हमारे लंग्स होते हैं ना, लंग्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? प्लूरा। क्या नाम होता है? प्लूरा। ठीक है, तो अभी हमने डायग्राम वैसे एक ही बनाना होता है, लेकिन क्या है ना, इसको थोड़ा अगर हम डिटेल में बनाना चाहते हैं तो हमने इसको पार्ट्स वाइज बना सकते हैं। जैसे कि ये नेक रीजन तक का हिस्सा है और उसके जस्ट नीचे ये वाला पार्ट है, आप ये मानिए इसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पर ये ओरल कैविटी है, ये टंग मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल, ओरल कैविटी, व्यूला, इसको क्या बोलते हैं हम? व्यूला। यू साइलेंट होता है। देखिए जो नाम आ रहा है यहां पर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ऐसे, एपिग्लोटिस। नीचे नाम दिया गया है बैकबोन, और जो दो पाइप होते हैं, जो फ्रंट वाला पाइप होता है उसको हम बोलते हैं विंड पाइप, जस्ट उसके पीछे फूड पाइप। ये लंग्स की स्ट्रक्चर है। यहां पर हमने देखा कि भाई दो लंग्स होते हैं, नीचे एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं हम इसको? डायफ्राम। ये प्लूरा है जो लंग्स को कवर करती है। ये जो हमारा लेफ्ट वाला लंग है, इसको हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन फेज में बनाया हुआ है, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ सा बनाया हुआ है, और ऐसा ही होता भी है। क्यों होता है? जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, वो हार्ट की पोजीशन की वजह से, क्योंकि जो सेंट्रल एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्सिस से जस्ट बहुत थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, और उसी वजह से ये जो लंग्स की स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज मिलती है। अब हम वो स्टेप्स लिखने वाले हैं जहां से ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो देखा जाता है। नंबर फर्स्ट, नॉस्ट्रल। नंबर सेकंड, नेजल कैविटी। नंबर थर्ड, नेजल कैविटी के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद नंबर आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद फिर लंग्स। तो मेनली यहां पर 5 स्टेप होते हैं जिसके ज़रिए आप प्रोसेस ब्रीथिंग का समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? नॉस्ट्रल होता है। नॉस्ट्रल पेयर में होते हैं। कितने होते हैं नॉस्ट्रल? पेयर में होते हैं, जिसके ज़रिए हम इंस्पायरेशन करते हैं। क्या करते हैं हम? एयर का इनटेक करते हैं। नॉस्ट्रल के जस्ट आगे जो नेजल कैविटी होती है, जो सेकेंड स्टेप है हमारा, नेजल कैविटी में म्यूकस होता है, नेजल हेयर्स होते हैं, जिनका फंक्शन होता है डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेना, जो एयर आ रही है उसको फिल्टर कर देना, जो एयर आ रही है उसको फिल्टर कर देना। नेक्स्ट, ये जो फिल्टर्ड एयर होती है ये एंटर करती है कहाँ पर? ट्रैकिया में। कहाँ पर एंटर करती है? ट्रैकिया में। ट्रैकिया में एंटर करने से पहले और नेजल कैविटी के बाद बीच में एपिग्लोटिस, क्या नाम होता है? एक एलास्टिक
कार्टिलेज, जिसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस आप ये मानिए एक लिड जैसी स्ट्रक्चर होती है। दो पाइप होते हैं जिनका एक लिड होता है, आगे वाला पाइप विंड पाइप और जस्ट पीछे वाला वो हमारा फूड पाइप होता है, लेकिन लिड सिर्फ एक होता है। होता क्या है इसमें, जैसे हमने इंस्पायरेशन किया, एयर का इंटेक किया, तो वो एयर हमारे कहां पर जाती है, आगे वाले पाइप मींस विंड पाइप में एंटर कर जाती है। ऐसे समय पर ये जो एपिग्लोटिस होता है ये फूड पाइप वाले हिस्से को थोड़ा कवर करके चलता है और विंड पाइप को ओपन रखता है, ठीक है। लेकिन जिस समय हम फूड का इंटेक करते हैं, तो जब हम फूड का इंटेक करते हैं, फूड को ओरल कैविटी में अच्छे से दांतों की मदद से, टंग की हेल्प से हमने अच्छे से उसको मिक्सअप कर लिया है, चबा लिया है फूड को, बॉलस बन जाता है। तो बॉलस को जब हम स्वेलो करते हैं, फूड को जब हम स्वेलो करते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है कि हमारा जो ग्लोटिस वाला पार्ट है, स्पेशली एपिग्लोटिस जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो एपिग्लोटिस स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है, कवर कर लेता है किसको, विंड पाइप को, और फूड पाइप हमारा ओपन रहता है, जिसकी मदद से वो फूड मटेरियल जो हमने स्वेलो किया है वो सीधा कहाँ जाता है, कहाँ पे जाएगा, पीछे वाले पाइप की तरफ, मींस फूड पाइप में, और फूड पाइप से वो कहाँ जाएगा फिर, स्टमक की तरफ। क्लियर। लेकिन याद रखिए, जैसा कि आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे या आपने सुना होगा कि भाई हमें लेट कर, है ना, या फिर ऐसे ऊपर की तरफ मुंह करके पानी का इंटेक नहीं करना चाहिए या लेट कर खाना नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाइप तो हमारे नेक रीजन में दो हैं, लेकिन उनका लिड एपिग्लोटिस वो एक है, और अगर हमने ऐसे ऊपर मुंह करके पानी पिया, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तो क्या होता है कि मसल्स में स्ट्रेचिंग होती है, जिसकी वजह से एपिग्लोटिस काफी हद तक कवर कर लेता है फूड पाइप को। एक तरह से फूड पाइप को उसने ढक लिया, और क्या खुला रहा, विंड पाइप जो आगे की तरफ है। तो जो हम पानी पी रहे हैं, जो स्लाइड होकर कहां जाना चाहिए था, पीछे की तरफ, मींस फूड पाइप में, लेकिन स्ट्रेचिंग होने की वजह से क्या हुआ, एपिग्लोटिस शिफ्ट हो गया स्लाइटली फूड पाइप की तरफ, और हमारा जो विंड पाइप है वो ज़्यादा ओपन रहा, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जो वाटर था, वो एंटर कर सकता है। कहाँ पर एंटर कर सकता है, हमारे विंड पाइप में, जो उसका रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया क्या होता है, ये ऐसे वर्टिकल सेक्शन है। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसको हम सॉफ्ट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्ट बोन। सॉफ्ट बोन का काम क्या होता है, यहां पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम होता है, देखिए कोलैप्सेशन से बचाना। जो विंड पाइप होता है उसको सिकुड़ने से बचाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जिसको हम सॉफ्ट बोन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रेस्ट कर रहे हैं, है ना, पता चला आपने रेस्ट कर रहे थे और पाइप आपका ऐसे दब गया, ऐसा ना हो। इसीलिए जो ह्यूमन बॉडी को डिज़ाइन किया गया, बड़ा सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है। फुल्ली लोडेड साइंस होती है ह्यूमन, अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसको एक हाईली इवॉल्व्ड स्पीसीज भी कहा जाता है ना, जिसमें सभी काम को करने की एक कैपेसिटी है, बस आपका ब्रेन ठीक से काम करना चाहिए, ठीक है। तो सुनते हैं आगे। तो हमारा जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो कोलैप्सेशन से बचाते हैं, विंड पाइप को सिकुड़ने से बचाते हैं, ठीक है, ये इनका फंक्शन है। स्टार्टिंग में क्या है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स में दो मेम्ब्रेन होती हैं वोकल कॉर्ड के नाम से, जिनके वाइब्रेशन के बेसिस पर साउंड जनरेट होता है, और वो साउंड जब हमारी ओरल कैविटी में आता है तो टंग की हेल्प से वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी हम वर्ड्स या जो हम अल्फ़ाबेट्स बोलना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से। तो ट्रैकिया क्लियर हुआ आपको। तो ट्रैकिया जो होता है एक स्ट्रेट सेक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो आगे चलकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई। लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, और ये जो ब्रोंकाई है ये फिर आगे चलकर लंग्स में अपना एक फुल मैकेनिज्म दिखाती हैं, फुल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखाती हैं। और लंग्स में किस तरीके से, देखिए प्राइमरी ब्रोंकाई जो पहला डिवीजन होता है ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई जो दूसरा डिवीजन होता है,
टर्शियरी ब्रोंकाई जो तीसरा ऐसे डिवीजन होता है, एक पूरा बंच सा तैयार हो जाता है, जैसे ट्री में आपने देखा होगा, सेम उसी तरीके से। और जो टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं उनके लास्ट में फाइन ट्यूब्स होती हैं, फाइन ट्यूब्स होती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, बहुत पतली पतली सी ट्यूब होती हैं, और उनके लास्ट में वहां पर एक स्फेरिकल आपको स्ट्रक्चर मिलती है, हाईली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रिप्रेजेंट करने वाली एक बैलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं हम उसको? एल्वियोलाई। तो याद रखिएगा, एल्वियोलाई मीन्स एयर सैक। एयर सैक वैसे काफ़ी इजी नाम है, आप उसको भी ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। तो जब हम गहरा सांस लेते हैं तो वो एयर कहाँ पर फिल हो जाती है? हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं, तो इस तरीके से वो फूल जाती हैं। और कितनी होती हैं एल्वियोलाई? 200 से 300 मिलियन तक कहा जाता है दोनों लंग्स को मिलाकर। ठीक है, तो ये हमने अभी इंस्पायरेशन कवर किया। एक्सपायरेशन में क्या होता है? सेम यही प्रोसेस रिवर्स में चलता है। हमारे जो ये एल्वियोलाई हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाती हैं, यहाँ से फिर वापस ब्रोंकाई तक पहुंचेगा मटेरियल जो गैसेस सब्सटेंस है, और वो फिर ट्रैकिया से वापस से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फिर नॉस्ट्रल, फिर आगे चला जाता है। ठीक है, नेजल कैविटी में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना था आपको कि भाई नेजल हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है, रोक लेता है और फिल्टर्ड एयर को फिर आगे जाने देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये ब्रीथिंग का प्रोसेस समझा है कि भाई ह्यूमन में किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा जाएगा। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन में डिफरेंस हमने स्टार्टिंग में देखे थे, और आपको याद भी होगा कि हमने अभी कहा भी था स्टार्टिंग में कि भाई ब्रीथिंग जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस है जो लंग्स के लेवल पर होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है सेल के लेवल पर होता है। अब हम एयर का जो इनटेक कर रहे थे वो कहाँ तक पहुँच चुकी है? हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक। लेकिन एल्वियोलाई से वो आगे कैसे प्रोसीड करती है, ये अभी हमारा टॉपिक रह रहा है। ठीक है ना, उसके लिए अभी हम एक क्लास में डायग्राम बनाएंगे, उससे भी क्लियर हो जाता है। देखिए प्रोसेस क्या है वैसे, जब हमने एल्वियोलाई के अंदर एयर को फिल कर लिया है, तो ये जो एयर क्या है? एक मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है इसको। तो ये जो एयर अपने आप में मिक्सचर है गैसेस का, उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को हीमोग्लोबिन खींचता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल के नाम से जाना जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ब्लड के अंदर पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल, रूल होता है, फिक्स है ये, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, बॉन्ड बनवाएगा, और फिर आर्टरीज के जरिए पहुंचेगा कहां तक? हमारी सेल तक। और सेल में फिर उस O2 मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है कि भाई चलो तो आपका टारगेट आ गया है। फिर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमारी सेल में एंटर कर जाते हैं, फिर वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, और प्रोसेस में इस्तेमाल होने के बाद ये अपना ATP फॉर्मेशन कर देते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स फिर ब्लड के जरिए, जिसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, और वो कहां तक आते हैं? वेन्स के द्वारा हमारे एल्वियोलाई तक। और एल्वियोलाई तक आने के बाद फिर इस CO2 मॉलिक्यूल्स को वापस से जो एल्वियोलाई, जिसमें बाकी गैसेस वेट कर रही थी, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वहां से जा चुके थे हीमोग्लोबिन की मदद से। ठीक है, तो ये CO2 मॉलिक्यूल वापस से हमारी एल्वियोलाई के अंदर रिमेनिंग जो गैसेस थी उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और फिर ये सब बोलते हैं चलो चलो बाहर चल रहे हैं, मतलब एक्सपायरेशन। ठीक है ना, तो फिर वही प्रोसेस सेम ट्रैक रिवर्स में होते हुए फिर नेजल ट्रैक से वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है ना, अब देखिए कोई भी आप काम करते हैं, कुछ भी XYZ, हंसना, खेलना, रोना, जो भी है XYZ, तो सभी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, पता है आपको बहुत अच्छे से। लेकिन हम जो फूड खाते हैं, फूड हमने खाया, डाइजेस्ट किया, लेकिन वो एनर्जी तभी दे पाएगा जब उसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन करने के लिए, फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है। इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि बाकी प्रोसेस ज़रूरी नहीं है, पर अभी फिलहाल मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, इसका मेन टारगेट है
हमारी बॉडी की हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। लंग्स तक का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया है। लंग्स से सेल तक का प्रोसेस, जिसके लिए मैं एक डायग्राम भी आपको लास्ट में बनाकर दिखाऊंगा। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई ब्लड के जरिए किस तरह से हीमोग्लोबिन वगैरह उसमें मदद करता है और वो सेल तक पहुंचाता है। तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये टारगेट है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये किसके कंट्रोल में होता है? हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो उसको कंट्रोल करता है? बताइए, कौन सा पार्ट होता है? मेड्यूला। मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। अगर थोड़ा डिटेल में देखा जाए, वैसे डिटेल वीडियो हमारी आ चुकी है, ठीक है, जिसमें ब्रेन के पार्ट नर्वस सिस्टम के नाम से आपको मिल सकता है वहाँ पर। तो नर्वस सिस्टम में हमने एक्सप्लेन किया था कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ फिर भी। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें 3 पार्ट हमने लिए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। हिंड ब्रेन के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सेरिबेलम जो पीछे की साइड होता है ना, बैक साइड में, और बॉडी पोस्चर के लिए, बैलेंसिंग के लिए जाना जाता है, तो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। लेकिन वहां पर 3 में से एक नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन सेंटर। तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन रेट है उसको कंट्रोल करता है, उसको एक लेवल पर बनाए रखने की कोशिश करता है, और वो कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पूरा नाम इसका। शॉर्ट में आप मेडुला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमें जो भी काम करने हैं, हम कितना भी फूड खाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्रेश एयर का इंटेक करें, ऑक्सीजन लेते रहें, एयर का इंटेक करते रहें। और क्योंकि अगर आपकी बॉडी में हर एक सेल तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच पाती है, फ्रेश एयर पहुंच पा रही है लंग्स तक, और उसके आगे फिर ऑक्सीजन पहुंच पा रही है ब्लड के जरिए हर एक सेल्स तक, तो एनर्जी बनेगी किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। आपका जो फूड मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज हो पाएगा, और अगर फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज हुआ तब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके बेस पर एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके साथ आपको एक छोटी सी चीज और याद रखनी है, वो है आपका, हम जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने पर करीब 2500 मींस 2500 से लेकर 3000, 2500 से लेकर 3000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, ठीक है। तो 2500 से लेकर 3000 ml ऑफ गैसेस का इंटेक कर रहे हैं हम, एयर का इंटेक कर रहे हैं। और अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर भी देते हैं, ठीक है, अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो अप्रॉक्स कितना रहता है? 1500 मैक्सिमम। तो रिमेनिंग कितना रहा? अप्रॉक्स में 1200 से लेकर 1500 जो रिमेनिंग वॉल्यूम है ना। तो एयर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे लंग्स की एल्वेलाई में रह जाता है। यही रीजन है कि हमारी जो एल्वेलाई होती हैं वो फुल कॉन्ट्रैक्शन फेज में नहीं जाती हैं। कोलैप्स क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हम जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर भी देते हैं तो उसके बावजूद हमारे एक तरह से रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो हमारे लंग्स की एल्वेलाई में बना रहता है एयर को लेकर, ठीक है, जिसकी वजह से फुल कोलैप्सेशन नहीं हो पाता है हमारी इसका एल्वेलाई का। क्लियर? अब हम एक क्लास डायग्राम बनाएंगे जिसके जरिए ये बात साबित हो जाती है कि हाँ भाई, किस तरीके से हमारा जो पैटर्न है ऑक्सीजन का वो लंग्स से निकलकर, एल्वेलाई से निकलकर सेल्स तक पहुंच पाता है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये एल्वेलाई है,
ब्लड वेसल्स ये कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। यहां पर इस डायग्राम के जरिए ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि एल्वियोलाई मींस एयर सैक, एयर सैक में जो गैसेस फिल हो जाती हैं इंस्पायरेशन के दौरान, तो वो गैसेस यहीं पर रुकती हैं, सिर्फ इसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्लड के जरिए शिफ्ट होता है और सेल्स तक पहुंचता है। तो इस वाले ट्रैक को क्या बोलेंगे हम? इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? ये पूरा जो प्रोसेस है यहां से यहां तक, क्या बोलेंगे हम इसको? इंस्पायरेशन। और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। तो इस डायग्राम के जरिए हम ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारी एल्वियोलाई के अंदर एयर एंटर कर जाती है, हम मींस हमने इंस्पायरेशन कर लिया है, तो वहां पर क्या होता है कि भाई एयर तो पहुंच गई है, पर आगे कैसे होगा, कैसे हमारी सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंच पाएंगे मॉलिक्यूल्स? तो उस काम में मदद करता है हमारा ब्लड, जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, तो इस तरीके से वो सेल्स तक पहुंचाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है? जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल जाते हैं, हमारे पूरे सेल के अंदर जो भी प्रोसेस चलना होता है एटीपी फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में, तो सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लास्ट में क्या बन जाता है फाइनली? CO2, जो वेस्ट पार्ट है, वहां पर उसका कोई यूज नहीं है। तो ये CO2 मॉलिक्यूल्स फिर वापस से एंटर करते हैं ब्लड वेसल्स में और वेन्स के जरिए फिर पहुंचते हैं एल्वियोलाई में, जो गैसेस वेट कर रही हैं, जो वेस्ट पार्ट है एल्वियोलाई के अंदर, और उसमें मिक्सअप हो जाएंगे और फिर उसके जरिए फिर वापस से बाहर चले जाते हैं नॉस्ट्रल के जरिए। तो ये जो प्रोसेस था हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं यहां पे, ये एक्सपायरेशन है। ठीक है, तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मींस गहरा सांस लेना, नॉर्मल सांस ले रहे हैं आप, या फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं मींस सांस लेना, सांस छोड़ना, एक्सपायरेशन। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रोसेस से आपको थोड़ा क्लियरिटी हो गई होगी कि भाई किस तरीके से कैसे क्या होता है यहां पर। अगर आप इसको ब्लड वेसल्स को मेंशन करना चाहें तो आप बता सकते हैं ये आर्टरीज हैं और ये वेन्स हैं। हमने आज की वीडियो में क्या डिस्कस किया? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने जिक्र किया कि भाई एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि आपका जो प्रोसेस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, जिसमें हमने आपको मेन डिफरेंस बताया कि ब्रीथिंग जो होता है वो लंग्स के लेवल पर होता है और रेस्पिरेशन जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो सेल के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, ब्रीथिंग में रेस्पिरेशन शामिल नहीं है, पर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ब्रीथिंग शामिल होता है। क्लियर? वो आप पूरी वीडियो के जरिए समझ गए होंगे कि ऐसी लाइन क्यों बोली गई है। फिर हमने एक नेक्स्ट डायग्रामेटिक आपको समझाने की कोशिश की कि भाई किस तरीके से ट्रैक देखा जाता है, नॉस्ट्रल कहाँ होते हैं, नेजल कैविटी कहाँ है, ट्रैकिया कहाँ होता है, एपिग्लोटिस कहाँ होता है। ठीक है ना? और फिर एक आपको डायग्राम अलग से बताया गया कि भाई ठीक है, हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंच जाती हैं एयर, ऑक्सीजन उसके अंदर है, ठीक है ना, पर वो एयर जो एल्वियोलाई तक पहुंच चुकी है उसमें से जो ऑक्सीजन है, कैसे वो ऑक्सीजन पहुंचती है हमारी सेल्स तक? तो उसमें हीमोग्लोबिन मदद करता है। 1 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है ना? तो थैंक्स बच्चों, आपने हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखा और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो में मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन दी जाए ताकि वो आपके मार्क्स को फुल्ली कवर कराने में आपकी मदद करे। ठीक है, थैंक्स बच्चों, और याद रखिएगा आपको वीडियो को मैक्सिमम
शेयर करना है, सब्सक्राइब कराना है। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कीजिए।